हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेशन ड्रामा कैसे शुरू हुआ और कैसे जो एलिजाबेथन ड्रामा था वो एग्जिस्टेंस में नहीं है इस टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेशन ड्रामा से शुरू करते हैं और उसके बाद इनके जो भी ड्रामेटिस्ट हैं रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के उनको वन बाय वन कवर करेंगे। रेस्टोरेशन ड्रामा, द थिएटर ऑफ रेस्टोरेशन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम शेक्सपियर्स थिएटर। तो उससे थोड़ा डिफरेंट था विद द ऑडियंस नाउ लार्जली अपर क्लास। देयर वर ओनली टू लाइसेंस्ड और पेटेंट थिएटर। मतलब पहले तो काफ़ी सारे थिएटर थे और कहीं भी परफॉर्मेंस भी हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ दो ही थिएटर रह गए थे, द थिएटर रॉयल ड्यूरीलैंड एंड ड्यूक्स हाउस एट लिंकनसिन। तो लिंकनसिन और ड्यूरीलैंड दो ही थिएटर बचे थे, which moved to the Covent Garden Theatre in 1732. Actresses could now perform on stage, the first being a Mrs. Coleman in a private performance of Sir William D. Evans' The Sage of Rhodes in 1656. तो एलिजाबेथन टाइम पीरियड था, उसमें क्या था कि एक्ट्रेसेस परफॉर्म नहीं करती थी। जो भी फीमेल रोल था वो भी एक तरह से मेल या बॉय ही वो ही प्ले करते थे, फीमेल कोई भी परफॉर्मेंस में नहीं होती थी। लेकिन रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में फीमेल्स आने लगी। जो सबसे पहली एक्ट्रेस मानी जाती है वो है मिसेस कॉलेमन। ये एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के दौरान इन्होंने परफॉर्म किया था, क्योंकि जो 1656 का टाइम पीरियड है उसमें तो ओलिवर क्रॉमवेल थे, थिएटर बैन था, तो ये एक प्राइवेट सीक्रेट परफॉर्मेंस थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद 1660 में तो ओपन हो गए थे थिएटर, बट उससे पहले सबसे पहले इन्हीं को माना जाता है मिसेस कॉलेमन, जो फीमेल एक्ट्रेस हैं फर्स्ट स्टेज पे परफॉर्मेंस जिन्होंने दिया है। वैन थिएटर परफॉर्मेंसेज वर स्टिल ऑफिशियली प्रेस्ड, द लिफ्टन ऑफ द बैन लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग, but of a very different kind from the drama of Shakespeare and his successor. शेक्सपियर्स प्ले वर स्टिल प्रेजेंटेड बट यूजली इन अडेप्टेड वर्जन। तो जो शेक्सपियर के प्ले हैं वो इस टाइम परफॉर्म तो होते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया गया था, उनमें म्यूजिक डाल दिया गया था, थोड़ी सी स्टोरी को चेंज कर दिया गया था टू मेक देम मोर एक्सेप्टेबल टू द न्यू टेस्ट ऑफ टाइम्स। इन द टेम्पेस्ट, for instance, Prospero's crisis of knowledge, echoing Marlowe's Dr. Faustus, is completely absent. Marlowe's play was in fact also rewritten in 1697 to meet Restoration taste as a farce. The more worrying of Shakespeare's excess had to be trimmed to find acceptance in Restoration society. Nahum Tate, author of Christmas Carol, the first novel, नोहम टेट है, उनका ये वर्क है क्रिसमस कैरोल, द फर्स्ट नोवेल, रीवर्कड किंग लियर टू प्रोवाइड इट विद ए हैप्पी एंडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है कि नोहम टेट ने शेक्सपियर के कौन से वर्क को हैप्पी एंडिंग दी है। ही कट किंग लियर को, ही कट द मोर डिस्टर्बिंग एलिमेंट सच एज द पुटिंग आउट ऑफ ग्लूसेस्टर्स आईज with harmony restored and family virtue upheld. Shakespeare's most probing and tragic examination of man's inhumanity to men becomes a moral and reassuring tract. Tate's King Lear was to be the standard version of the work for almost 2 centuries. Restoration tragedy, heroic tragedy कौन सी है? ऑल फॉर लव, जो ड्रॉयडन ने लिखी थी 1678 में। ये रेस्टोरेशन टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। मतलब इस टाइम के वर्क लोगों को पसंद आते थे, जो टेस्ट था लोगों का वो इस तरह का था। इट्स गुड एग्जाम्पल ऑफ द टाइप। दिस प्ले टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इसमें स्टोरी तो एंटनी और क्लियोपेट्रा की ही है, बट मेक्स अ डिस्टिंक्ट एंड न्यू प्ले in an elaborated formal neoclassical style. It respects the formal unity of time, place, and action. It concentrates on the final hours in the lives of the hero and heroine, rather than presenting the huge political, historical, and passionate panorama which Shakespeare drama had in it. इसमें जो हीरो हीरोइन है उसके जो लाइफ के लास्ट वाले कुछ ओवर्स है ना, उन्हीं पे ये बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या हिस्ट्री थी उसकी, इस तरह से नहीं है, बस लास्ट आवर्स पे ही बेस्ड है। Thomas Otway was the major original tragedian of the Restoration period. ही इज़ द ऑर्फन और विनाइस प्रिजर्व। ये इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनके टाइटल पता होने चाहिए कि किसके वर्क है और किस ईयर में आए थे। 1680 में आया था पहला द ऑर्फन, और द वेनिस प्रिजर्व आया था 1682 में, 2 years later. Remaining popular for over a century, they are tragedies of failure, remorse, and suicide, rather than of ambition, corruption, and destiny. Venus Preserved is about the inadmissibility of dissent, about how a foe to Venice, the hero Jafar, eventually kills his best friend and himself in order that the social order should not be overturned. तो जेफर इसका हीरो होता है। Jafar is a hero because he affirms the status quo rather than questioning and re-examining it. In this way, he contrasts with the heroes of Elizabethan and Jacobean tragedy.
At first, revenge and freedom are closely linked. तो इनके जो भी ड्रामेटिस्ट हैं रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के, उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं विलियम विचारली की। द रेस्टोरेशन कॉमेडीज ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम विचारली, जिनका बर्थ हुआ था 1640 में और डेथ हुई थी 1716 में, ridiculed the manner and morals of sophisticated ladies and gentlemen who delighted in illicit intrigue। जो चार्ल्स सेकंड थे वो एक तरह से बहुत ही ख़राब कैरेक्टर के पर्सन थे, मतलब काफ़ी सारी मिस्ट्रेस होती थी, कोई भी सोसाइटी में मॉरलिटी नहीं थी। तो जो लिटरेचर होगा वो भी उसी टाइम का प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम, उसमें भी इसी तरह की जो लेडीज़ थी या जो भी मैन थे उनके कैरेक्टर को अच्छा नहीं दिखाया गया था, मॉरलिटी नहीं थी सोसाइटी में। और जो सोसाइटी जिस तरह से चल रही होती है लिटरेचर भी उसका वैसा ही होता है। तो इसीलिए इसमें क्या है कि रिडिक्यूल द मैनर्स एंड मोरल्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड लेडीज एंड जेंटलमैन हु डिलाइटेड इन इलिसिट इंट्रीग। विलियम विचारली वॉज बोर्न एट क्लाइव नियर श्रूसबरी, Shropshire, where his father, a royalist, owned a small estate. Because the Puritans were in power, Wycherley was sent to France for his education. He spent several years there studying with the Duchess de Montpensier and her circle of intellectuals. तो ये फ्रांस में स्टडी करके आए थे। As was the case with many who followed the Stuarts to France, Wycherley was converted to Roman Catholic. However, he reverted to Puritanism upon his return to England just before the Restoration. तो पहले ये Puritan थे, फिर रोमन कैथोलिक बन गए और बाद में फिर से Puritan बन गए। He was educated first in France, then at the Queen's College, Oxford, but he never matriculated. Afterward, enrolling as a student in the Inner Temple, his plays, बाद में इन्होंने इनर टेम्पल में एडमिशन लिया था। तो इनके 4 प्लेज हैं जो लव इन अ वुड, और इसका सब टाइटल है सेंट जेम्स पार्क, जो 1672 में आया था। फिर जेंटलमैन डांसिंग मास्टर जो 1703 में आया था। फिर कंट्री वाइफ 1705 में आया था, और प्लेन डीलर 77 में आया था। ये इनका लास्ट वर्क है। तो लव जेंटलमैन से और उनकी वाइफ और फिर प्लेन डील हो गई, मतलब थोड़ा सा याद करने के लिए इजी हो जाएगा कि किसके बाद कौन सा है। अगर वर्क को विलियम विचारली के वर्क को कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले लव हुआ, लव इन अ वुड, और इसका सब टाइटल है सर जेम्स पार्क। उसके बाद जेंटलमैन और कंट्री वाइफ दोनों में प्यार हुआ, लव दोनों के बीच में हुआ, और प्लेन डीलर और एक प्लेन डील हुई, मैरिज हो गई। अर्ली इन 1671 विचारलीज फर्स्ट प्ले लव इन अ वुड वॉज प्रोड्यूस्ड एट द थिएटर रॉयल लंदन। इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ चार्ल्स सेकंड्स मिस्ट्रेस द डचेस ऑफ क्लीवलैंड, हु इंट्रोड्यूस्ड विचारली टू कोर्ट। तो इन्हीं जो मिस्ट्रेस थी, डचेस थी, चार्ल्स सेकंड की मिस्ट्रेस थी और डचेस थी क्लीवलैंड, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट में। His second play, The Gentleman Dancing Master, a comedy of intrigue based on a play by Pedro Caliderio, was performed at Covent Garden late in 1671. It was not well received. Shortly after this, Wycherley probably served as a naval officer in the Dutch War. The Country Wives जो 1666 में हुआ था, डच 5 में हुआ था, उसी टाइम वो प्लेग भी आया था। The Country Wife, Wycherley's best known play, was first performed in 1672 to 1673. It centers on the attempt of a jealous husband का नाम था, and pinch wife to keep his young knave wife out of society because of fear that she will prove unfaithful. The play was a great success and is still performed today. The next year इनका वर्क आया था प्लेन डीलर, जो लास्ट वर्क था इनका। Plain Dealer was performed with the equal success in both plays. He was much influenced by Molière, French author हैं, although his satire is fiercer than Molière. After the Plain Dealer, Wycherley stopped writing for the stage. Wycherley fell ill 1678 and Charles II sent him to France to recuperate. When he returned, the king entrusted the education of his illegitimate son, the Duke of Richmond. तो जब फ्रांस से इनको ठीक होने के लिए फ्रांस भेज दिया, जब ये वापस आए तो उनका जो इलिजिटिमेट सन था ड्यूक ऑफ रिचमंड, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी इनको दी गई। लेकिन ये अपने सीक्रेट मैरिज या अफेयर की वजह से बहुत एब्सेंट रहते थे, इसीलिए उनको फिर बाद में हटा दिया था इस ड्यूटी से, नाखुश होकर चार्ल्स सेकंड ने। This absence was occasioned by his secret marriage to the Countess of Drogheda, who died after a year later. Litigation over her estate proved so expensive that Wycherley was imprisoned for debt. About 7 years later, King James II, जो चार्ल्स सेकंड के बाद आए थे, secured his freedom, paid his debt and gave him a pension. In 1697, Wycherley succeeded to his father's estate. In 1704, he published
miscellany poems which caught the attention of young Alexander Pope, who later helped Vicharli to revise them. तो ये पोएम एक तरह से अलेक्जेंडर पोप को काफ़ी पसंद आई. He died, William Vicharli died on January 1st, 1716. One outcome was a pamphlet published by the clergyman Jeremy Collier. Jeremy Collier की जो pamphlet है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो 1698 में आई थी. Short view of the immorality and profaneness of the English stage. Collier complained about mockery of clergy and about profanity and bad language, topics already aired in Puritan stricture against the theatre 70 years before. But the effect of his short view was considerable. Writers and actors were prosecuted and fined, and despite many playwrights' strong defense of the drama, Collier contributed a deadly blow to theatrical writing. The immediate result was a royal order prohibited and the acting of anything contrary to religion and good manners. Less than 40 years later, censorship became official. तो इन्होंने जो ये पैम्फलेट लिखी इसमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि ख़राब लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, सेंसर होना चाहिए जो भी वर्क है वो परफॉर्म होने से पहले भी और पब्लिश होने से पहले भी. तो ये काफ़ी वर्क किया. उसके बाद सेंसरशिप ऑफिशियल हो गई और परफॉर्मेंस से पहले और पब्लिशिंग से पहले चेक किया जाता था कि ये पब्लिशिंग के लायक है या नहीं. तो विलियम विचारली आज कंप्लीट हो गए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.